Good evening, students. So, this is our lecture number 41 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023. कोशिश करेंगे अपने इस लेक्चर में कि सेक्शन 167 के मैक्सिमम एस्पेक्ट्स को हम इसमें कंक्लूड कर लें और नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है बीएनएसएस में उससे हम कंटिन्यू करें, ठीक है। उसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लें। मतलब पूरा जो आपका ये जो सेक्शन 167 का जो कहानी है ना, आई विल मेक श्योर कि ये इस या फिर नेक्स्ट लेक्चर तक में एंड हो जाए। सो अब तक हमने क्या समझा है एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमने समझा था कि सेक्शन 56 ये कहता है कि इफ ए पुलिस ऑफिसर हैड मेड एन अरेस्ट, अगर एक पुलिस ऑफिसर ने विदाउट वारंट किसी इंसान को अरेस्ट किया है तो जो फोरमोस्ट ड्यूटी उसके ऊपर आती है आफ्टर मेकिंग द अरेस्ट इज टू प्रोड्यूस द अरेस्टी बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या फिर बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर हु हैड मेड एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, कि अरेस्ट करने के बाद आप सबसे पहले ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के सामने उसको प्रोड्यूस करें या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करें। सेक्शन 57 ये कहता है कि अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, तो जो फोरमोस्ट ड्यूटी बनती है अपॉन द पुलिस ऑफिसर हु हैड मेड एन अरेस्ट कि विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट उस इंसान को प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और जो आपका ये 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है इसमें एक्यूज्ड को रखा जाता है इन द पुलिस कस्टडी। अब 24 घंटे में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंक्लूड नहीं हो पाती है, ठीक है, चार्जशीट सबमिट नहीं हो पाता है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर ऐसा होगा कि पुलिस ऑफिसर बेसिकली क्या चाहेंगे कि हम इससे फर्दर इंट्रोगेट करना चाहते हैं। 24 घंटे में हमने जितनी पूछताछ की दैट वॉज नॉट सफिशियंट टू फाइल द चार्जशीट, ठीक है, तो हम फिर उसको ले जाएंगे सेक्शन 167 के अंदर, ठीक है। फिर हम अरेस्टी को प्रोड्यूस करेंगे बिफोर द मैजिस्ट्रेट अगर इन्वेस्टिगेशन जो है इट वाज नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है। 24 घंटे में अरेस्ट नहीं हुआ, चार्जशीट सबमिट नहीं हुई, तो आप फिर मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाओगे। अब जो मैजिस्ट्रेट होगा दैट कैन ईदर बी जुरिस्डिक्शनल, ठीक है, और नॉन जुरिस्डिक्शनल, दोनों के पास लेके जा सकते हैं। बिकॉज जो आपका 24 घंटे का टाइम पीरियड है ये अरेस्टी का एक स्टैट्यूटरी राइट है अंडर सेक्शन 57 और ये उसका एक फंडामेंटल राइट भी है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए फिर हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास भी आप लेके जा सकते हैं और नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास भी आप लेके जा सकते हैं। अब जब आप मैजिस्ट्रेट के पास अरेस्टी को लेके जाते हैं, ठीक है, तो पहले तो मैजिस्ट्रेट 15 डेज की इंटरचेंजेबल कस्टडी ग्रांट कर सकता है, ठीक है। इंटरचेंजेबल कस्टडी का मतलब क्या है कि या तो उस अरेस्टी को आप जुडिशियल कस्टडी में रखोगे, ठीक है, या फिर उसको आप पुलिस कस्टडी में रखोगे फॉर द फर्स्ट 15 डेज, ठीक है। जो शुरू के 15 दिन होंगे सिर्फ उस 15 दिन में ही पुलिस कस्टडी ग्रांट की जा सकती है, लेकिन वो 15 दिन की जो कस्टडी होगी दैट विल ऑल्सो बी इंटरचेंजेबल। आपकी जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? सेंट्रल जेल, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। क्लियर आपको? मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूं मैंने अब तक आपको क्या समझाया है। फिर उसके बाद क्या होता है? ये इंटरचेंजेबल कस्टडी क्या होता है आपको पता है ना। मैं इसमें दोबारा डेल्व नहीं करूंगा, नहीं तो अगेन पुरानी चीज़ें मुझे समझानी पड़ेंगी। अगर आपको समझना है ये इंटरचेंजेबल कस्टडी क्या है तो प्लीज़ रेफर टू द लास्ट लेक्चर। अब 15 दिन के बाद क्या होता है? 15 दिन के बाद जो अरेस्टी है उसको 60 डेज के लिए, ठीक है, या फिर अप टू 90 डेज के लिए फर्दर डिटेन करके रखा जा सकता है, बट दैट वुड बी कंपल्सरली जुडिशियल कस्टडी, ठीक है, दैट वुड बी कंपल्सरली जुडिशियल कस्टडी जो 60 और 90 डेज तक के लिए रखा जाएगा। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो आपका ये 60 डेज है और जो आपका ये 90 डेज है इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ 15 डेज। मतलब जो कस्टडी बची 15 दिन के बाद वो कितनी बची? 45 डेज की और 75 डेज की, ठीक है। तो 15 दिन के एक्सपायरेशन के बाद जो कस्टडी ग्रांट की जाएगी दैट वुड बी
मैंडेटरी जुडिशियल कस्टडी। यहां तक आपको पूरा क्लियर है ना? ठीक है। और जो आपका 45 दिन का कस्टडी होगा, मतलब जो आपका ये 60 दिन वाला सिचुएशन है और जो आपका ये 90 डेज वाला सिनेरियो है, ये कहां पर अप्लाई होता है? अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट 10 साल से कम की है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? जो मैक्सिमम डिटेंशन में रखा जा सकता है अरेस्टी को, दैट वुड बी 60 डेज। लेकिन अगर एक्यूज ने कोई एक ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट 10 साल या मोर देन 10 ईयर्स हो, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, या फिर डेथ पेनल्टी हो, मतलब एक्यूज ने कोई एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसके लिए उसको डिटेन करके रखा गया है, जिसकी पनिशमेंट इज ईदर 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी, ठीक है, तो वहां पर जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा डिटेंशन का, दैट वुड बी 90 डेज। यहां तक आपको पूरा क्लियर है ना? कस्टडी वाला सिचुएशन पूरा क्लियर हो गया ना? ठीक है। हाँ, अब उसके बाद क्या होता है? अब 90 डेज के बाद क्या होता है? 90 डेज के बाद ये होता है कि जो आपका अरेस्टी होता है, ही एक्वायर्स अ राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल। ठीक है, मैं नीचे समझाता हूं थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो होता क्या है? होता ये है, डिफॉल्ट बेल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहां पर एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया, ठीक है, फिर विद इन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होने की वजह से सेक्शन 167 के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया बाय द पुलिस ऑफिसर। अब सेक्शन 167 में प्रोड्यूस करने के बाद जो मजिस्ट्रेट है उनके पास ये डिस्क्रिशन है कि ही कैन ग्रांट इंटरचेंजेबल कस्टडी फॉर द फर्स्ट 15 डेज, ठीक है। दैट कैन ईदर बी जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट के पास ये भी डिस्क्रिशन है कि अगर बंदे ने बेल एप्लीकेशन फाइल किया अंडर चैप्टर 33, तो उसको बेल पर भी छोड़ सकते हैं। यहां पर अगर मतलब जब आप मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टी को प्रोड्यूस कर रहे हैं डिटेंशन को बढ़ाने के लिए, और मजिस्ट्रेट ने सारी रिपोर्ट्स को पेरूज किया, चाहे वो उसकी जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट हो, चाहे उसका अरेस्ट मेमो हो, ठीक है, आपको याद है ना चैप्टर 5 मैंने जो पढ़ाया था, ठीक है, कई प्रकार के रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं पुलिस ऑफिशियल को। अरेस्ट मेमो हो गया आपका, जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, इसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। साथ में केस डायरी में भी एंट्री करनी पड़ती है कि आपने किस टाइम पर अरेस्ट किया, किस टाइम पर आप उसको पुलिस स्टेशन में लेके गए, कहाँ कहाँ पर आप विजिट किए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये सारी की सारी चीज़ें आपको केस डायरी में मेंशन करनी पड़ती है। तो ये सारे के सारे रिपोर्ट्स और डायरीज को आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट, जिनको पेरूस करने के बाद द मैजिस्ट्रेट कैन ईदर ग्रांट जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी, या फिर अगर एक बेल एप्लीकेशन को मूव किया गया है तो मैजिस्ट्रेट जो है वो चैप्टर 33 के अंदर उसको बेल भी ग्रांट कर सकते हैं। यहां तक आपको पूरा क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, मतलब रिवीजन के ही तौर पे, अगर आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है, तो यू विल रेफर टू शेड्यूल 1, ठीक है। शेड्यूल 1 में आपके आईपीसी के ऑफेंसेस दिए हुए हैं और साथ ही में ये भी लिखा हुआ है कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और नॉन बेलेबल है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये चीज़ समझाया था कि देयर इज मतलब कोई भी ऑफेंस जो बेलेबल होता है या नॉन बेलेबल होता है वो खाली 60 और 90 डेज के टाइम पीरियड में ही होता है। 60 और 90 डेज के टाइम पीरियड के एक्सपायरेशन के बाद एवरी नॉन बेलेबल ऑफेंस ऑल्सो बिकम्स बेलेबल, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस वो होता है बेसिकली जहां पर अरेस्टी का ये राइट होता है कि उसकी लिबर्टी को उसको रिटर्न कर दिया जाए अगर वो एक श्योरिटी को फर्निश करता है तो, ठीक है। अगर वो एक श्योरिटी दे देता है, सिक्योरिटी दे देता है, तो वहां पर उसकी लिबर्टी, जो उसकी एब्सोल्यूट लिबर्टी को जो कर्टेल किया गया था, ठीक है, वो लिबर्टी उसको वापस कर दिया जाए। अगेन जो लिबर्टी उसको वापस की जाएगी, इट वुड नॉट बी एन एब्सोल्यूट लिबर्टी, क्वालिफाइड ही होगा, ठीक है। सो ये 15 डेज का टाइम पीरियड है। अब जब ये 15 डेज का टाइम पीरियड एक्सपायर कर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि या तो उसको 60 डेज के लिए, मतलब मैं इसको 60 लिखता है, इसको 45 लिख देता हूं, ठीक है। तो 15 के साथ एडिशन, 15 में एडिशन के साथ 45 डेज
के लिए फर्दर डिटेन किया जा सकता है या फिर 75 डेज के लिए फर्दर डिटेन किया जा सकता है इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद एन इम्प्रीजनमेंट ऑफ लेस देन 10 ईयर्स। ठीक है, जो उसने ऑफेंस कमिट किया है उसकी पनिशमेंट जो है वो 10 साल से कम की है, या फिर अगर जो उसकी पनिशमेंट है इट इज ईदर 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी, तो वहां पर उसकी डिटेंशन को फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है फॉर 75 डेज। बट याद रखिएगा यहां पर डिटेंशन क्या होगा, जुडिशियल कस्टडी, मैंडेटरली जुडिशियल कस्टडी ही दिया जाएगा, यहां पर पुलिस कस्टडी ग्रांट नहीं की जा सकती है। यहां तक आपको पूरा क्लियर है? ठीक है, अब जब आपका ये 60 और 90 डेज का टाइम पीरियड भी एक्सपायर कर जाता है और सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे 90 डेज, हम लोग 90 डेज को लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये 90th डे है और यहां तक चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है। अब अगर चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है ऑन द 90th डे या फिर बिफोर द 90th डे, तो 91st डे से जो आपका अरेस्टी होता है उसके पास ये राइट आ जाता है कि ही कैन बी सेट फ्रीड ऑन डिफॉल्ट बेल। ठीक है, ठीक है, कि जो आपका अरेस्टी होता है जिसको डिटेन करके रखा गया होता है ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 90th डे, अगर चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है, अगर पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट सबमिट नहीं की है ऑन द 90th डे या फिर बिफोर द 90th डे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 90th डे पे आपको आके चार्जशीट सबमिट करनी है, उससे पहले भी आप कभी भी चार्जशीट को सबमिट कर सकते हो। बेसिकली कहना क्या चाहता हूं मैं कि अगर 90th डे तक चार्जशीट को सबमिट नहीं किया गया तो ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 90th डे जो अरेस्टी है जिसको डिटेन करके रखा गया है उसके पास राइट आ जाएगा ऑफ डिफॉल्ट बेल। इसका मतलब ये है कि अगर उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस भी किया होगा तो इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू बेलेबल और वहां पर अरेस्टी का बेल पाना एक राइट बन जाएगा। ठीक है, एक स्टैच्यूटरी राइट बन जाएगा कि मुझे बेल दो, भले ही मैंने कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जिसके लिए डेथ पेनल्टी ही पनिशमेंट हो, डजेंट मैटर, डेथ पेनल्टी हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, कितने भी साल की इंप्रिजनमेंट हो, डजेंट मैटर, अगर 90th डे एक्सपायर कर गया तो वहां पर अरेस्टी के पास ये राइट आ जाएगा कि ही शुड बी सेट फ्रीड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉल्ट बेल। यहां तक आपको क्लियर है? मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। ठीक है, जब चार्जशीट सबमिट हो जाती है, ठीक है, तो चार्जशीट सबमिट होने के बाद क्या शुरू होता है आपको पता है? सोच के बताइए, चार्जशीट सबमिट करने के बाद क्या होता है? वंस द चार्जशीट हैज बीन सबमिटेड, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर चार्जशीट के बेसिस पे मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, और आपका कॉग्निजेंस कौन लेता है? ईदर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास इफ ही इज स्पेशली एम्पावर्ड बाय द सीजेएम। अगर सीजेएम के द्वारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास को स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है तो ही कैन ऑल्सो टेक कॉग्निजेंस बेस्ड ऑन चार्जशीट। ठीक है, और कॉग्निजेंस लेने का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी, जिसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 210 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, कॉग्निजेंस लेने का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 210 ऑफ बीएनएसएस। अलग अलग सेक्शंस नहीं है, सेम ही सेक्शन है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हियर दिस कि इन सेक्शंस के अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास कॉग्निजेंस लेते हैं। ठीक है, कॉग्निजेंस को 3 प्रकार से लिया जा सकता है। इट कैन ईदर बी ऑन अ कंप्लेंट, मैं लिख देता हूं सेक्शन 190 सबसेक्शन 1A। ठीक है, इट कैन ईदर बी बेस्ड ऑन ए चार्जशीट, इट इज प्रोवाइडेड अंडर क्लॉज बी एंड बाय एनी अदर पर्सन। मैं कॉग्निजेंस का भी सेक्शन इन डिटेल पढ़ाऊंगा, ये बस आपको बता रहा हूं। ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड अंडर सी। तो सेक्शन 190 सबसेक्शन 1A के अंदर कंप्लेंट के बेसिस पे मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। दैट मैजिस्ट्रेट कौन से? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास। ठीक है, चार्जशीट के बेसिस पे भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, या फिर अगर किसी और पर्सन के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन उन्होंने रिसीव की है मैजिस्ट्रेट ने, तो वहां पर भी वो कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है अंडर क्लॉज सी।
ठीक है। तो बेस्ड ऑन द चार्जशीट द मजिस्ट्रेट टुक द कॉग्निजेंस लेने के बाद आपका इंक्वायरी चालू हो जाता है। इंक्वायरी चालू होने के बाद फिर क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के साथ ही आपका ट्रायल कमेंस हो जाता है। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि ट्रायल कमेंस कैसे होता है, तो आप बोलेंगे विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस द ट्रायल कमेंसेस। यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अब सपोज 60 और 90 डेज का टाइम पीरियड है ना। सपोज उस टाइम पीरियड के एक्सपायरेशन से पहले ही चार्जशीट सबमिट हो गई, ठीक है, बिफोर 60 और 90 डेज। पुलिस ऑफिसर ने अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाया और इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड कर लिया विद इन 60 और 90 डेज। चार्जशीट को सबमिट कर दिया गया। तो क्या चार्जशीट को सबमिट करने के बाद जो अरेस्टी है उसका क्या होगा? क्या उसको छोड़ दिया जाएगा कि हाँ ठीक है हम ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं और जिस टाइम पे चाहेंगे कि आप ट्रायल में अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करिए, तो आप लगते ही हैं देखने से एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो हम आप पे ट्रस्ट पोज कर रहे हैं एंड हम ये चीज़ मानते हैं कि यू विल कम टू द ट्रायल। ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बार चार्जशीट सबमिट हो जाती है तो चार्जशीट सबमिट होने के बाद जो अरेस्टी होता है उसको जुडिशियल कस्टडी में ही रखा जाता है। अगर चार्जशीट 60 या 90th डे तक सबमिट नहीं हुई, अगर चार्जशीट 60th या फिर 90th डे तक सबमिट नहीं हुई, तो वहां पर तो अरेस्टी के पास एक राइट आ जाएगा डिफॉल्ट बेल का कि मुझे डिफॉल्ट बेल पे छोड़ो, अब तुम मेरे को फर्दर डिटेन करके नहीं रख सकते, बिकॉज नाउ बेल इज अ मैटर ऑफ स्टैट्यूटरी राइट, इज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है। तो वहां पर तो आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर चार्जशीट स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर सबमिट हो जाती है तो वहां पर उसको फिर कंटिन्यूअसली जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा अनटिल एंड अनलेस ही वॉज एक्विटेड, ठीक है। एंड इफ ही वॉज फाउंड गिल्टी, तब तो भाई साहब की डिटेंशन कितनी होगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, ठीक है। क्लियर है आपको? जब तक उसका एक्विटल ना हो जाए तब तक उसको कस्टडी में ही रखा जाएगा अगर चार्जशीट सबमिट हो गई है। एक्विटल कब होता है? अगर एविडेंस जो हैं जो फर्निश किए गए थे ट्रायल के टाइम पे वो सफिशिएंट नहीं थे एक्यूज्ड को कन्विक्ट करने के लिए। अच्छा ठीक है, ये बात कही कहाँ गई है? ये बात कहाँ कही गई है कि बंदे को मतलब जो आपका एक्यूज्ड है उसको आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 60th और 90th डे अगर चार्जशीट सबमिट हो गई है तो ही विल बी केप्ट इन द जुडिशियल कस्टडी। ये बात आपकी कही गई है सेक्शन 309 क्लॉज 2 में। एक बार देख लेते हैं सेक्शन 309 क्लॉज 2 को। पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग्स। अभी हम इस सेक्शन में डेल्व नहीं कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। हम बस चीजों को रिलेट कर रहे हैं, तो रिलेट करने के लिए जो सेक्शंस को थोड़ा बहुत पढ़ना है उसको हम लोग पढ़ ले रहे हैं। तो इसके क्लॉज 2 पे आ जाइए। इफ द कोर्ट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस और कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल finds it necessary or advisable to postpone the commencement of or adjourn any inquiry or trial, it may from time to time, for reasons to be recorded, postpone or adjourn the same on such terms as it thinks fit, for such time as it considers reasonable, and may by a warrant remand the accused if in custody, ठीक है। may by a warrant remand the accused if in custody, इसका मतलब यहां पर यही है रिकॉर्डेड रीजंस के साथ, ठीक है। 90th डे के बाद जो एक्यूज्ड है उसको अगेन कस्टडी में ही रखेंगे मैजिस्ट्रेट जब तक ट्रायल चल रहा है। बस इतना ऊपर ऊपर से आप समझ लीजिए। अपने वर्ड्स में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने वर्ड्स में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सो इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 309 क्लॉज 2 सब सेक्शन 2। यहां तक आपको क्लियर है? तो चलिए फिर कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करते हैं सेक्शन 167 को पूरा कंक्लूड कर लें। कोशिश करते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। सो सब सेक्शन 1 पूरा रीड करते हैं। इट सेज व्हेन एवर एनी पर्सन is arrested and detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 57 and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, forthwith transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case and shall at the same time forward the accused to such magistrate। आपकी केस डायरी को किस में मेंटेन किया जाता है? सेक्शन 172 के अंदर। अगर आपको रेफर करना हो सेक्शन को, मैंने लास्ट लेक्चर में वैसे भी आपको ये सेक्शन समझाया ही है, ठीक है। सब सेक्शन 2 पे आते हैं, इसमें हम लोग दोबारा डेल्व नहीं करते हैं।
Subsection 2, the magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may, discretion है, whether he has or has not jurisdiction to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days in the whole. ये रहा आपका interchangeable custody, ठीक है. And if he has no jurisdiction to try the case, हाँ, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction. इसका मतलब यहाँ पर यही है कि अगर मैजिस्ट्रेट इस ओपिनियन पे है कि ना ही एक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में रखा जाए, ना ही जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, रैदर उसको बेल पर छोड़ दिया जाए. उसने एक बेल एप्लीकेशन मूव किया था एंड बेस्ड ऑन दैट बेल एप्लीकेशन द मैजिस्ट्रेट वॉज सेटिस्फाइड कि इसको किसी भी प्रकार की कस्टडी में रखने की आवश्यकता नहीं है, तो वो वहाँ पर क्या करेंगे, अगर नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट है तो वो एक्यूज्ड को जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, क्योंकि बेल देने की जो पावर है इट इज इन द हैंड्स ऑफ द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट. ठीक है, प्रोवाइजो पे आते हैं. द मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 days if he is satisfied that adequate grounds exist for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this paragraph for a total period exceeding total period. ठीक है, मतलब inclusive of 15 days. Exceeding 90 days where the investigation relates to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term of not less than 10 years. ठीक है, 60 days where the investigation relates to any other offence. यहाँ तक आपको क्लियर है ना. 60 और 60 और 90 डेज का कहानी क्या था ये मैंने आपको समझाया. And on the expiry of the said period of 90 days or 60 days as the case may be, the accused person shall be released on bail. ठीक है, देखिए, it is mandatory, shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail, and every person released on bail under this subsection shall be deemed to be so released under the provision of chapter 33 of the for the purposes of that chapter. इसका मतलब यहाँ पर यही है कि आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 60 और 90 डेज ऑफ कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, जो एक्यूज्ड है उसके पास डिफॉल्ट बेल का राइट आ जाएगा. ठीक है, लेकिन एक चीज पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है रिलीज्ड ऑन बेल इफ ही इज प्रिपेयर्ड टू एंड डज फर्निश बेल. ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली उसको छोड़ दिया जाएगा ऑन द 91st. मैं थोड़ा इसको हटा देता हूं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑन द 91st डे और 61st डे को उसको ऑटोमेटिकली छोड़ दिया जाएगा जुडिशियल कस्टडी से. 91st और 61st डे को अगर उसने एक बेल एप्लीकेशन मूव की है, किसने, अरेस्टी ने अगर एक बेल एप्लीकेशन मूव की है, ओनली देन ही विल बी ग्रांटेड बेल. इसका मतलब यहां पर यह है जो राइट टू डिफॉल्ट बेल है वो ये कहता है कि आपको पहले एप्लीकेशन तो मूव करना पड़ेगा. ऑटोमेटिकली हम आपको कस्टडी से बाहर नहीं निकाल देंगे, आपको एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा. और बेल पाने के लिए अगर आपने एप्लीकेशन मूव भी किया है तो द सेम शुड बी डन बिफोर द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट. इसका मतलब यहां पर यह है कि सपोज ये आपका 90 डेज का जो टाइम पीरियड था ये एक्सपायर कर गया. ठीक है, और 120th डे को 120th जो डे था आपका, उस दिन बेल एप्लीकेशन मूव की गई. ठीक है, तो जो आपका ये रेस्ट 30 डेज है ना, इस बीच में भी बंदा जुडिशियल कस्टडी में ही रहेगा. जब तक वो बेल एप्लीकेशन मूव नहीं कर रहा है तब तक उसको कस्टडी में ही रखा जाएगा. और सपोज जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने 190th डे पे, ठीक है, 190th डे पे चार्जशीट सबमिट कर दी, तो जो ये बेल एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट हो जाएगी. क्लियर है आपको? मतलब चार्जशीट के सबमिशन से पहले आपको बेल एप्लीकेशन ही मूव करना पड़ेगा. अगर आपने चार्जशीट के सबमिशन के बाद बेल एप्लीकेशन मूव किया है, दैट टू मतलब आफ्टर 60th और 90th डे, आपके बेल एप्लीकेशन को फोर्थविथ रिजेक्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, बी पे आते हैं. नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम and subsequently every time till the accused remains in the custody of the police, but the magistrate may extend further in detention in judicial custody on production of the accused either in person or through the medium of electronic video linkage. इसका मतलब यहाँ पर यह है
कि अगर पुलिस कस्टडी ग्रांट की गई है मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, एंड सपोज जो पुलिस कस्टडी है वो ग्रांट की है 3 दिन के लिए, ठीक है, तो अब जिस टाइम पे ग्रांट किया जाएगा पुलिस कस्टडी, उस टाइम पर भी अरेस्टी को इन पर्सन प्रेजेंट होना पड़ेगा बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है। मतलब जिस टाइम पर पुलिस ऑफिसर पुलिस कस्टडी मांगेंगे मजिस्ट्रेट से, उस टाइम पर अरेस्टी को इन पर्सन प्रेजेंट होना पड़ेगा बिफोर द मजिस्ट्रेट, तब ही पुलिस कस्टडी ग्रांट की जाएगी, ठीक है। एंड सपोज अगर 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी ग्रांट की गई थी और 3 दिन एक्सपायर कर जाते हैं, पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हमें 5 दिन के लिए और चाहिए कस्टडी, तो अगेन 3 दिन के बाद आपको इन पर्सन एक्यूज्ड को प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है। लेकिन अगर सपोज ये 3 दिन जो था वो जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर दी गई एंड जुडिशियल कस्टडी को फर्दर इंक्रीज करवाना है आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 3rd डे, तो वहां पर अगर आप चाहें तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी जुडिशियल कस्टडी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब यहाँ पर बेसिकली एक प्रकार का लिमिटेशन सेट कर दिया गया है पुलिस ऑफिसर पे, कि अगर पुलिस कस्टडी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है कि अगर आपको पुलिस कस्टडी ग्रांट करनी है तो वहां पर आपको पहले अरेस्टी को इन पर्सन अपने सामने प्रेजेंट देखना पड़ेगा और उसका पूरा मुआवना करने के बाद ही आप पुलिस कस्टडी ग्रांट करोगे। यहां तक क्लियर है? सी पे आते हैं। नो मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेशली empowered इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट शैल ऑथराइज डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, ठीक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास इफ ही हैज नॉट ऑथराइज्ड बाय द हाई कोर्ट हैव नो कॉम्पिटेंसी टू ग्रांट पुलिस कस्टडी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास को छोड़ के बाकी मैजिस्ट्रेट जो हैं दे कैन ग्रांट पुलिस कस्टडी, ठीक है। लेकिन अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास को पुलिस कस्टडी ग्रांट करनी है तो ही कैन ओनली डू इट इफ द हाई कोर्ट हैज ऑथराइज द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास फॉर द सेम। यहां तक आपको क्लियर है? एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। अब यहां से शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट्स it is hereby declared that notwithstanding the expiry of the period specified in paragraph A, the accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail. पहले तो आप एक चीज समझिए, अक्सर आप प्रोविजंस में देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन लिखा होता है। कभी आपने सवाल पूछा खुद से कि एक्सप्लेनेशन होता क्या है? प्रोवाइजो तो हमने समझ लिया कि प्रोवाइजो क्या होता है। प्रोवाइजो हम उसे कहते हैं जो कि जनरल रूल पे एक एक्सेप्शन का काम करता है, ठीक है। और हम लोग प्रोवाइजो को एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन भी देते हैं। ये आपको याद होगा, मैंने आपको कई बार ये बात बताई है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो होता है इसका पर्पस ये होता है, इट वुड जस्ट मेक समथिंग एक्सप्लिसिट विच इज already implied in the provision। इसका मतलब यहां पर यह है कि प्रोविजन में कोई बात कही गई है जिसको हम लोग इंप्लाइडली रेफर कर सकते हैं, इंप्लाइडली उस चीज को हम समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी प्रकार की एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो, किसी भी प्रकार की अनसर्टेनिटी या फिर एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए हम एक्सप्लेनेशन डालते ताकि किसी और प्रकार का इंटरप्रिटेशन ना निकाल लिया जाए बाय द कोर्ट या फिर बाय एनी अदर पर्सन हु इज रीडिंग द प्रोविजन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन डालने का पर्पस यही होता है कि जो चीज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है उसको हम जो चीज़ इम्प्लाइडली मेंशन्ड है उसको हम एक्सप्लिसिट कर दे रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट्स के अवॉइडेंस के लिए इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट नॉटविथस्टैंडिंग, ठीक है, इट इज ए नॉन ऑब्स्टेंटे एक्सप्लेनेशन क्लॉज, द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ ए, द एक्यूज शैल बी डिटेन इन कस्टडी सो लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश बेल। ये वही बात कह रहा है जो मैंने आपको समझाई है। एक्सप्लेनेशन 1 यही कहता है कि जब तक 61st और 91st डे से, ठीक है, एक्यूज बेल एप्लीकेशन को मूव नहीं करेगा तब तक उसको डिफॉल्ट बेल ग्रांट नहीं किया जाएगा। यह आप ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन 1 बस यही कहता है कि आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 61st और 91st डे अगर एक्यूज ने बेल एप्लीकेशन मूव नहीं किया है तो जो उसका राइट टू डिफॉल्ट बेल का जो स्टैट्यूटरी राइट है वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। उसको एक्सरसाइज करने के लिए एक्यूज्ड को
पहले एक एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा, और अगर उसने एप्लीकेशन मूव नहीं किया है तो आप इवन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 61st और 91st डे एक्यूज जो है ही विल बी केप्ट इन जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 पे आते हैं। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर एन एक्यूज पर्सन वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट एज रिक्वायर्ड अंडर क्लॉज बी, द प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज पर्सन मे बी प्रूव्ड बाय हिज सिग्नेचर। अच्छा ठीक है, बड़ी देख लेते हैं। क्लॉज ए क्या कहता है आपका, 60 और 90 डेज वाला सिचुएशन, कि उसको 60 और 90 डेज तक के लिए रखा जाएगा, मैक्सिमम टाइम पीरियड है। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ 15 डेज, इंक्लूसिव ऑफ फर्स्ट 15 डेज। ठीक है, और इसके एक्सपायरेशन के बाद उसको डिफॉल्ट बेल ग्रांट किया जाएगा। बी क्या कहता है, बी ये कहता है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पुलिस कस्टडी चाहिए, मतलब पुलिस ऑफिसर को अगर पुलिस कस्टडी चाहिए तो उनको एक्यूज्ड को इन पर्सन प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 यहां पे क्या कहता है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एन एक्यूज्ड पर्सन वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट एज रिक्वायर्ड अंडर क्लॉज बी, द प्रोडक्शन of the accused person may be proved by his signature on the order authorizing detention or by the order certified by the magistrate as to production of the accused person through the medium of electronic video linkage as the case may be। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि अगर कल को सवाल ये खड़ा होता है ट्रायल के टाइम पे कि एक्यूज को जो पुलिस कस्टडी ग्रांट की गई थी, मतलब जो एक्यूज को पुलिस कस्टडी में रखा गया था, जब पुलिस कस्टडी ग्रांट की गई थी तो वहां पर एक्यूज प्रेजेंट ही नहीं था। ठीक है, द क्वेश्चन कैन बी रेज्ड इन द ट्रायल और इन द अपील, डजंट मैटर, बट सवाल ये खड़ा होता है कि जब पुलिस कस्टडी ग्रांट की जा रही थी बाय द मैजिस्ट्रेट, उस टाइम पर एक्यूज प्रेजेंट था इन पर्सन, जो कि मतलब एक तरीके का प्रोसीजर फॉर्मेलिटी है एज पर सेक्शन 167 सब सेक्शन 2B। ठीक है, क्या इस प्रोसीजर फॉर्मेलिटी से कंप्लाई किया गया है कि नहीं किया गया है? अगर ये सवाल खड़ा होता है तो इस सवाल का जवाब जो है वो ये होगा, इसको प्रूव ऐसे किया जाएगा कि हाँ, जो एक्यूज था वो मैजिस्ट्रेट के सामने इन पर्सन प्रेजेंट था। इसको प्रूफ करने के लिए मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे कि जब वो पुलिस कस्टडी ग्रांट करेंगे बाय एन ऑर्डर, उस ऑर्डर पर एक्यूज्ड के भी सिग्नेचर को लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो एक्यूज्ड का सिग्नेचर है दैट वुड ऑल्सो बी टेकन फॉर दिस रीजन ओनली, कि उसके सिग्नेचर को इन फ्यूचर रेफरेंस, मतलब फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज किया जा सके। अगर कल को ये सवाल खड़ा हो कि क्या पुलिस कस्टडी ग्रांट करते टाइम एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने इन पर्सन प्रेजेंट किया गया था कि नहीं, तो यहां पर प्रूफ करने के लिए जो ऑर्डर मैजिस्ट्रेट पास करेंगे दैट वुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर। मैंने आपको बताया था ना स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर विथ रीजंस, मतलब आपको रीजन देना पड़ेगा कि आप पुलिस कस्टडी क्यों ग्रांट कर रहे हैं। मतलब जब पुलिस ऑफिसर आपको हर तरीके से कंक्लूसिवली सेटिस्फाई कर देंगे कि हाँ हमें मतलब सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पर जो एक्यूज्ड है उसको पुलिस के कस्टडी में रखना इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो जो जिस ग्राउंड पर आपने अपने सेटिस्फैक्शन को रिलाय किया है, जिस पे आपने अपने सेटिस्फैक्शन को जिस ग्राउंड पे आपने लाया है, वो ग्राउंड आपको ऑर्डर में मेंशन करना पड़ेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू टेक द सिग्नेचर ऑफ द एक्यूज्ड, सो दैट फ्यूचर में अगर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या पुलिस कस्टडी ग्रांट करते टाइम आपने आपके सामने एक्यूज को लेके आया गया था, तो वहां पर वो सिग्नेचर दिखा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? On the order authorizing detention by the order certified by the magistrate as to production of the accused person through the medium of अब यहाँ पे आया क्या बोल रहा है, the production of the accused may be proved by signature on the order of authorizing detention or by the order certified by the magistrate as to production of the accused person through the medium of electronic video linkage as the case may be। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने जुडिशियल कस्टडी ग्रांट किया है, ठीक है, तो जो भी ऑर्डर उन्होंने पास किया होगा फॉर द ग्रांट ऑफ जुडिशियल कस्टडी दैट मे बी अ कंक्लूसिव एविडेंस फॉर द सेम, कि वहां पर जो भी प्रोसीजर फॉर्मेलिटी थी उससे कंप्लाई किया गया है। क्लियर है आपको? यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो हम लोग 2A की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं आज सब सेक्शन 6 तक की रीडिंग कर ही लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। 2A ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि 2A जो है आपका इट एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ सेक्शन 167। ठीक है, 2A कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग क्या होता है मैं आपको चलिए बता देता हूं, क्योंकि अक्सर टीचर्स इसको एक्सप्लेन नहीं करते और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं।
नॉट विथ स्टैंडिंग को हम कहते हैं, जिस भी प्रोविजन में आपको नॉट विथ स्टैंडिंग मिल जाए, इसको हम एक नाम से जानते हैं, वी कॉल इट नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग का रोल ये होता है कि ये जनरल रूल के ऊपर, जनरल रूल को ओवरराइड करता है। ठीक है, ये जो जनरल रूल होता है ना, जैसे सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है ना कि मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना है ताकि आप उसके डिटेंशन को फर्दर इंक्रीज करवा सके, इधर इन पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, तो ये जनरल रूल है। तो अब आपका जो 2A है, जिसको ऐड किया गया है बाय एन एक्ट ऑफ 1978, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, इट एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। तो आइए इसको पढ़ते हैं, क्या बोलता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 का जो जनरल प्रिंसिपल है, ये पर्टिकुलर प्रोविजन, ये पर्टिकुलर सबसेक्शन उसको ओवरराइड करेगा, उसके प्रिंसिपल से कंप्लाई नहीं करेगा, उनको ओवरराइड करेगा। इट सेज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन। हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 56 के अंदर कि अगर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी भी इंसान को अरेस्ट करते हैं तो उनकी फोरमोस्ट ड्यूटी क्या बनती है कि वो पहले या तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के सामने उसको प्रोड्यूस करें या फिर जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास उसको लेके जाएं। अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के सामने अगर आप प्रोड्यूस कर भी रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि जो उसकी डिटेंशन है वो इनडेफिनेटली कंटिन्यू होती रहेगी। अगेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है उनकी भी यही ड्यूटी बनती है कि विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है, उस बंदे को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, तो अब जो अरेस्टी का जो कस्टडी है दैट कैन ईदर बी विद द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या फिर मैं लिख देता हूं, आफ्टर द अरेस्ट द कस्टडी ऑफ द एक्यूज्ड is either with the officer in charge of the police station or the police officer conducting investigation under चैप्टर 12। ठीक है, ये क्लियर है ना आपको। आगे बढ़ते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सब इंस्पेक्टर, वही सेम चीज है, मे डिस्क्रिशन है यहाँ पे, मे वेयर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट on whom the powers of a judicial magistrate or metropolitan magistrate have been conferred, a copy of the entry in the diary hereinafter prescribed relating to the case, and shall at the same time forward the accused to such executive magistrate and thereupon such executive magistrate may, देखिए अगेन ये डिस्क्रिशन है यहाँ पे, ये मैंडेटरी है, ये डिस्क्रिशन है। मैं पूरा प्रोविजन आपको एक बार में समझाऊंगा, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको पार्ट वाइज समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये, आइए इसको समझते हैं। सेक्शन 167 2A, ठीक है, यहां पर ये क्या बोलता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है, 2A ये कहता है कि सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंदर जितनी भी बातें कही गई हैं उनको भूल जाओ, थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है जहां पे सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 का कोई एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली 2A क्या कर रहा है, ये ओवरराइड कर रहा है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 को। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 कहता क्या था कि आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा अरेस्टी को अगर आपको इंक्रीज करवाना है द पीरियड ऑफ डिटेंशन। ठीक है, साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता था? सबसेक्शन 2 कहता है कि डिटेंशन का पीरियड कितना होगा,
दैट वुड बी अ मैक्सिमम ऑफ 60 days और 90 days। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है ना। अब 2A आगे ये कहता है कि अगर सपोज एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ही नहीं, मतलब अवेलेबल ही नहीं है, मतलब अप्रोचेबल ही नहीं है। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो आपके हैं वो अप्रोचेबल ही नहीं है। एक बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहां पे आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर ही नहीं सकते हो। तो उस केस में आपके पास ये अथॉरिटी है पुलिस ऑफिसर के पास, इधर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, या फिर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर who is not below the rank of SI, that is सब इंस्पेक्टर। उनके पास ये अथॉरिटी है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं वो नॉट अप्रोचेबल है, मतलब आप उनको अप्रोच कर ही नहीं सकते हो। कब अप्रोच नहीं कर सकते हो? अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है इट वॉज नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो आपके पास ये डिस्क्रिशन है, पुलिस ऑफिसर के पास ये डिस्क्रिशन है। मतलब देखिए, पहले तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही अप्रोच करना है, बट अगर सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जा रहा है जहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो? आप चाहे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी अप्रोच कर सकते हो। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते कौन है मैं समझाता हूं आपको। आपको हायरार्की याद है, हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स, सेक्शन 6 ऑफ CRPC मैंने शुरू के लेक्चर में पढ़ाया था। मैंने आपको यहां बताया था कि एक स्टेट में जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है। ठीक है, इनकी सेंटेंसिंग पावर भी हमने पढ़ी थी, सेक्शन 28 एंड 29 ऑफ CRPC में इनकी सेंटेंसिंग पावर दी गई है। ठीक है, आपका जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के बाद आपके होते हैं सेशन जज, जिनके पैरेलली पावर बराबर होती है एडिशनल सेशन जज की। फिर आपके आते हैं असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, ये एडिशनल है, ये असिस्टेंट सेशन जज है। फिर इनके बाद आपके आते हैं CJM। CJM के बाद आपके आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जिनके पैरेलली चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है। फिर आपके आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जिनके पैरेलली पावर होती है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास। फिर आपके आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, एंड एट द एंड वी हैव द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। जो आपके ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं ये बेसिकली आपके DM और SDM होते हैं, जो होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गए, ये उनकी बात कर रहा है। तो सिचुएशन अगर ऐसा क्रिएट हो जाए कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को अप्रोच ना कर पाओ, तो आपके पास ये डिस्क्रिशन है, आपको सेक्शन 167 सब सेक्शन 2A ने ये डिस्क्रिशन दी है कि आप अगर चाहें तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्हेन यू आर अप्रोचिंग द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तो यू हैव टू फर्निश द केस डायरी। ये मैंडेटरी है। ठीक है, दिस इज मैंडेटरी, याद करिए शैल यूज हुआ था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्लियर है ना आपको? इंटरेस्टिंग है ना काफी ये सेक्शन? ठीक है, अब यहां पे आया क्या कह रहा है, मैं फिर से पढ़ता हूं इसको। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सब इंस्पेक्टर, में डिस्क्रिशन है, वेयर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल। डिस्क्रिशन है और साथ ही साथ कंडीशन भी है। ठीक है, डिस्क्रिशन तो है लेकिन साथ ही साथ आपकी कंडीशन भी है, वेयर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, ओनली देन यू विल अप्रोच द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगेन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या जुरिस्डिक्शनल होंगे? नहीं, जुरिस्डिक्शनल भी हो सकते हैं और नॉन जुरिस्डिक्शनल भी हो सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर है? मैं ये पार्ट हटा दे रहा, रहने वहीं पे समझा दूंगा, इस पार्ट को रहने देते हैं। ठीक है, हाँ, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन whom the powers of a judicial magistrate और metropolitan magistrate have been conferred। अब देखिए, कहने को तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही हैं, ठीक है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने, ये याद रखिएगा, ठीक है, अगर इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर को कन्फर्ड किया है, ओनली देन आपके जो ऑफिसर हैं जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं, या फिर जो आपके ऑफिसर इंचार्ज द पुलिस स्टेशन है, जिनके पास में अरेस्टी की कस्टडी है, ठीक है, जो एक्यूज्ड है उसकी कस्टडी है, ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स को कन्फर किया है, ओनली देन you will approach the executive magistrate, and that too in the absence of the judicial magistrate। ठीक है, क्लियर है आपको?
आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी केस डायरी भी उनको दिखानी पड़ेगी ताकि वो उसको पढ़ के फिर आफ्टर दैट ही विल ड्रॉ अ कंक्लूजन ना, कि मतलब यहाँ पर हाँ मतलब प्राइमा फेसा ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि फर्दर डिटेन करके रखना चाहिए यहाँ पर एक्यूज्ड को। एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द एक्यूज टू सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द केस डायरी, यू हैव टू फॉरवर्ड द एक्यूज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हटाना ही पड़ेगा आई गेस, क्योंकि वो वाला पेज काफ़ी दूर पड़ जा रहा है। आई होप आप साथ में नोट्स बना रहे हो, तो मैं इसलिए इसको हटा रहा। ठीक है, तो जब आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने आप मतलब जब आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अप्रोच करोगे डिटेंशन को इंक्रीज करवाने के लिए, बिकॉज देयर इज अ सिचुएशन जहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा? आपको केस डायरी को लेके जाना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ इन पर्सन एक्यूज्ड को भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी ऑफ द एंट्री इन द डायरी इन आफ्टर प्रिस्क्राइब रिलेटिंग टू द केस एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द एक्यूज टू सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड देयर अपॉन सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में, मतलब इसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन है फॉर रीजंस रिकॉर्डेड टू बी इन राइटिंग। रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग का मतलब यहां पर यह है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन इन सच कस्टडी एज ही मे थिंक फिट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 days इन द एग्रीगेट। ठीक है, एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन सो ऑथराइज्ड the accused person shall be released on bail except where an order for further detention of the accused person has been made by a magistrate competent to make such order, and where an order for such further detention is made, the period during which the accused person was detained in custody under the orders made by the executive magistrate under this subsection shall be taken into account in computing the period specified in paragraph A of the proviso to subsection 2। मैं पूरा सेक्शन आपको अब एक बार में समझा देता हूं। ठीक है, यहां पर ये बोल ये रहा है कि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अप्रोच किया, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को आपने अगर अप्रोच किया तो आपको इन पर्सन प्रोड्यूस करना पड़ेगा एक्यूज्ड को जिसके डिटेंशन को आप इंक्रीज करवाना चाहते हैं, एंड साथ ही साथ आपको केस डायरी को भी देना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जिसको पेरूज करने के बाद उनके पास ये डिस्क्रिशन है कि ही कैन ईदर ग्रांट पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, अब आपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने जब प्रोड्यूस किया एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो सेटिस्फाइड है कि हाँ यहां पर डिटेंशन को इंक्रीज किया जा सकता है, तो अगेन ही कैन ईदर ग्रांट पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी इन एग्रीगेट। इसका मतलब ये है अगेन इट विल बी इंटरचेंजेबल कस्टडी। ठीक है, अगेन इट विल बी अ इंटरचेंजेबल कस्टडी, चाहे वो पुलिस कस्टडी ग्रांट करें या फिर जुडिशियल कस्टडी ग्रांट करें, इट विल बी इंटरचेंजेबल कस्टडी फॉर द पीरियड ऑफ 7 days। ठीक है, 7 दिन तक के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंटरचेंजेबल कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट टू इन द केस अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो विद इन 24 आवर्स आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते हैं। देयर इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन, मतलब देखिए एक चीज समझ लीजिए, आप 2A को तभी इन्वोक करेंगे व्हेन देयर इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। ठीक है, एंड एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी अप्रोच्ड विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, ठीक है, अब जब ये 7 दिन एक्सपायर कर जाएंगे, सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 7th डे एक्सपायर कर गया, सारी इंटरचेंजेबल कस्टडी की जो पावर थी वो खत्म हो गई। ठीक है, तो इस 7 दिन के एक्सपायरेशन के बाद अगेन द एक्यूज्ड विल हैव द पावर इसके बाद क्या होगा, 7 days के एक्सपायरेशन के बाद एक्यूज्ड को बेल पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, बेल पर छोड़ दिया जाएगा, बट देयर इज ए कंडीशन, अगर 7 दिन के एक्सपायरेशन के बाद जो एक्यूज था उसकी कस्टडी को इंक्रीज कर दिया गया बाय अ कंपीटेंट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, दैट कैन ईदर बी ज्यूरिसडिक्शनल और
नॉन जुरिस्डिक्शनल, मतलब 7 दिन के लिए जो कस्टडी ग्रांट करने की पावर है दैट वुड ऑल्सो बी इंटरचेंजेबल बिटवीन पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी, दैट विल बी इन द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 दिन तक के लिए। लेकिन 7 दिन के बाद भी अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर जो आपका एक्यूज्ड है उसको मैंडेटरली बेल ग्रांट आपको करना पड़ेगा इफ द सिचुएशन इज लाइक दिस कि आप किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच नहीं कर पाए विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 7 डेज, तो उसको बेल ग्रांट करना पड़ेगा। लेकिन जो बेल है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा अगर 7 दिन के बाद किसी कंपीटेंट मजिस्ट्रेट ने जो एक्यूज्ड है उसकी डिटेंशन को फर्दर इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान समझिएगा, जो आपका ये 7 डेज है इट इज इंक्लूसिव ऑफ 60 और 90 डेज। ठीक है, जो 7 डेज है ये इंक्लूसिव है 60 और 90 डेज का। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, यही बोल रहे हैं। ठीक है, इन द एग्रीगेट एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द period of detention so authorized, the accused person shall be released on bail except where an order for further detention of the accused person has been made by a magistrate competent to make such order, and where an order for such further detention is made, the period during which the accused person was detained in custody under the orders made by an executive magistrate under this subsection shall be taken into account in computing the period specified in paragraph A of the proviso to subsection 2। क्लियर है यहाँ तक? ये 2A आपको समझ में आ गया ना? मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डिस्कस किया है। प्रोवाइजो पे आते हैं, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। Provided that before the expiry of the period aforesaid, the executive magistrate shall transmit to the nearest judicial magistrate the records of the case। Expiry of the period aforesaid, कौन सा पीरियड की बात हो रही है? 7 days पीरियड की। The executive magistrate shall transmit to the nearest judicial magistrate the records of the case together with a copy of the entries in the diary relating to the case which was transmitted to him by the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation as the case may be। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर 7 दिन से ज़्यादा की कस्टडी मतलब अगर आपको ग्रांट करवानी है, ठीक है, 7 दिन तक तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ग्रांट कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर सपोज 7 दिन से ज़्यादा कस्टडी ग्रांट करनी है तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है ही नहीं। अगर ऐसे भी देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जनरली ये पावर अवेलेबल नहीं है। ये पावर उनके पास अवेलेबल सिर्फ तभी रहती है जब उनको स्पेशली एम्पावर किया गया हो by the state government actually। ठीक है, if by the state government they have been specially empowered to have the powers of the judicial magistrate, तो उस सिचुएशन में वो 7 डेज की एग्रीगेट कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं। दैट मीन्स दैट वुड बी इंटरचेंजेबल कस्टडी ऑफ इधर पुलिस और जुडिशियल। ठीक है, अब यहां पर ये कहता है कि जो आपका 7 डेज का टाइम पीरियड है, ठीक है, इसके एक्सपायरेशन से पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऊपर ये ड्यूटी है कि उनको नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड ऑफ द केस डायरी में जितनी चीज़ें लिखी गई हैं वो सब भेजनी पड़ेंगी ताकि उसकी डिटेंशन को फर्दर इंक्रीज किया जा सके। क्लियर है आपको? सबसेक्शन 3 पर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ। अब सपोज ये 7 दिन का टाइम फ्रेम खत्म हो गया, अब इसके बाद अगर पुलिस कस्टडी चाहिए पुलिस ऑफिसर को तो उनके पास कितने दिन बचे? 8 दिन और बचे। ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो इंटरचेंजेबल कस्टडी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है 7 दिन की, उसके बाद जो 15 डेज का जो प्रोसीजर है, जो आपका 15 डेज वाला प्रोसीजर है, ये खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये तब भी वही रहेगा, बस इसमें से आप -7 डेज कर दीजिए। उसके बाद जो इंटरचेंजेबल कस्टडी का जो टाइम फ्रेम रहेगा दैट वुड बी 8 डेज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये सब चीजें। सबसेक्शन 3, a magistrate authorizing under this section detention in the custody of the police shall record his reasons for so doing। अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी ग्रांट कर रहा है, ठीक है, कस्टडी ऑफ द पुलिस, तो उसको एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ये चीज रीजन देने पड़ेंगे अपने ऑर्डर में कि मैंने पुलिस कस्टडी क्यों अलाउ की। ठीक है, सबसेक्शन 4, any magistrate other than the chief judicial magistrate making such order shall forward a copy of his order with his reasons for making it to the chief judicial magistrate। अब सबसेक्शन 3 के अंदर अगर मैजिस्ट्रेट ने पुलिस कस्टडी ग्रांट की है तो उसके लिए उनको एक स्पीकिंग ऑर्डर बनाना पड़ता है, और वो स्पीकिंग ऑर्डर किसके पास जाता है? सीजेएम के पास। ठीक है, सीजेएम से हायरार्की में जितने भी लोअर लेवल के मैजिस्ट्रेट है, अगर वो पुलिस कस्टडी ग्रांट कर रहे हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सीजीएम है आपके, इनके नीचे कौन आ जाएगा, जेएमएससी, सॉरी जेएमएफसी, फिर आपके जेएमएससी, फिर आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इन तीनों के पास ही पुलिस कस्टडी ग्रांट करने की पावर है। बस इन दोनों के केस में अगर स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली एम्पावर किया है, ठीक है, देन दे विल ग्रांट पुलिस कस्टडी। मतलब देखो, पुलिस कस्टडी ग्रांट करने की पावर सीजीएम के पास भी है, सीजीएम के पास, फर्स्ट क्लास के पास, सेकंड क्लास के पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। बट इन जो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द सेकंड क्लास है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, दे कैन ओनली ग्रांट पुलिस कस्टडी इफ दे हैव स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू डू सो, ठीक है। अब अगर अदर देन सीजीएम कोई भी पुलिस कस्टडी ग्रांट कर रहा है तो उनको एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 167 सबसेक्शन 3। जो वो स्पीकिंग ऑर्डर होता है वो भेजा जाता है सीजीएम को, ठीक है। अब क्योंकि सीजीएम ने अगर ग्रांट किया है तो वो खुद को थोड़ी कोई स्पीकिंग ऑर्डर भेजेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो सबसेक्शन 3 यही कहता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट अदर देन सीजीएम अगर पुलिस कस्टडी ग्रांट करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 167 सबसेक्शन 3, तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 167 सबसेक्शन 4 उनको सीजीएम को वो ऑर्डर भेजना पड़ेगा। क्लियर है आपको, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजना पड़ेगा। क्लियर है, इसमें तो कोई वो नहीं है। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज, अपने वर्ड्स में नोट्स बनाते रहना। जो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, नोट्स नहीं बनाएंगे दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, एंड ऑब्वियस सी बात है आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा। तो नोट्स बना लीजिए, इससे आपको ही आसान होगा पढ़ाई करने में। सबसेक्शन 5, मैं आपको मैक्सिमम मटेरियल भी प्रोवाइड ही कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी केस लॉज हैं वो भी मैं आपको नीचे बता ही दे रहा हूँ, तो कोशिश करिए हर चीज़ का नोट्स बनाइए। एंड अगर एक एम्पल अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर मेरे पास हो जाएंगे तो आई क्रिएट अ टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे मैं खुद के भी हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट अभी इन द मीन टाइम मैं जितने भी लेक्चर्स आपको समझाता हूँ, ठीक है, बहुत ही इन डेप्थ जाके इन लेक्चर्स को मैं आपको समझाता हूँ। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि इनके नोट्स आप अपने वर्ड्स में बनाइए, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझ के, ताकि आपको ही रिवाइज करने में और कंसेप्ट्स को ग्रास्प करने में आसानी हो। जैसे आप देख रहे होंगे जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत सारे सेक्शंस से रिलेट करता हूँ। अब मैं उनको रिलेट क्यों कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को उन सेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग है। तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू रिलेट दो सेक्शंस, ठीक है। सबसेक्शन 5 पे आते हैं। सबसेक्शन 5 इट सेज इफ इन एनी केस ट्रायबल बाय ए मैजिस्ट्रेट एज अ समन्स केस, ठीक है। इफ इन एनी केस ट्रायबल बाय ए मैजिस्ट्रेट एज एन समन्स केस द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्यूज्ड वॉज अरेस्टेड, ठीक है। The magistrate shall make an order stopping further investigation into the offence unless the officer making the investigation satisfies the magistrate that for special reasons and in the interest of justice, the continuation of the investigation beyond the period of 6 months is necessary. अब ये क्या है, यहाँ पर ये क्या बोलना चाहता है, समन्स केस क्या होता है, वारंट केस क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो जो आपका समन्स केस है, पहले फिर से पढ़ते हैं। इफ इन एनी केस ट्रायबल बाय ए मैजिस्ट्रेट एज ए समन्स केस द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्यूज्ड वॉज अरेस्टेड, द मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर। शैल देखिए मैंडेटरी किया है मैजिस्ट्रेट के ऊपर। मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस अनलेस द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन सेटिस्फाई द मैजिस्ट्रेट that for special reasons and in the interest of justice the continuation of the investigation beyond the period of 6 months is necessary. सबसेक्शन 5 यहाँ पे ये, अच्छा पहले समझते हैं समन्स केस क्या होता है। मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। समन्स एंड वारंट केस, ठीक है। समन्स केस और वारंट केस की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी अंडर सेक्शन 2W, ठीक है। सेक्शन 2W के अंदर समन्स केस को डिफाइन किया गया और वारंट केस को डिफाइन किया गया सेक्शन 2X के अंदर। वारंट केस कहता है इट इज अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years, ठीक है। वारंट केस आपका डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2X। इट सेज अगर किसी भी ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है
या फिर उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी प्रिस्क्राइब पनिशमेंट इज मोर देन 2 ईयर्स, ठीक है, तो वो वारंट केस में कवर्ड होगा। और समन्स केस क्या होता है? ऐसे कोई भी ऑफेंस जिनकी पनिशमेंट जो है इट इज लेस देन 2 ईयर्स, ठीक है, जिस भी ऑफेंस की पनिशमेंट 2 साल से कम की होगी इट इज लेस देन 2 ईयर्स, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया जिसकी पनिशमेंट इज लेस देन 2 ईयर्स, ठीक है, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं एज ए समन्स केस। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2W। और ऐसा कोई भी ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर उसकी पनिशमेंट इज मोर देन 2 ईयर्स, तो वो उसे हम कहते हैं वारंट केस। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2X। समन्स केस और वारंट केस को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, ऐसी बात नहीं कि इसको छोड़ रहे हैं यहाँ पर, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, इसके जो रिलेटेड सेक्शन है उनको भी अच्छे से उनमें भी डेल्व करेंगे, ठीक है। अभी बस आपके जो समझ के लिए वो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है और किस प्रकार के ऑफेंसेस समन्स केस और वारंट केस में फॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसेक्शन 5 ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी समन्स केस है जहां पर इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में कंक्लूड नहीं हुई, तो ये मैंडेटरी है मजिस्ट्रेट के ऊपर कि वो एक ऑर्डर पास करे वो एक ऑर्डर पास करे और उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन को फर्दर करने से रोके पुलिस ऑफिसर को, मतलब एक ऑर्डर के थ्रू फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से रोक दे पुलिस ऑफिसर को अगर 6 महीने में समन्स केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। अब सपोज एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट जो है इट इज लेस देन 2 ईयर्स, मतलब सोचिए ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ही लेस सीरियस इन नेचर होगा, ठीक है, बहुत ही लेस सीरियस इन नेचर होगा। अब ऐसे ऑफेंसेस के लिए आप अननेसेसरली एग्जीक्यूटिव मशीनरी को यूटिलाइज कर रहे हो 6 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? ऑब्वियस सी बात है पुलिस स्टेशन में केसेस पाइल अप पड़े रहते हैं, आप बाकी जो इंपॉर्टेंट केस है आप उनकी इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आप एक समन्स केस की इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है कि 6 महीने में कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस लेके आ ही नहीं पाएंगे अगेंस्ट द एक्यूज जिसके बेसिस पर उसको क्या कहते हैं उसका ट्रायल कंडक्ट किया जा सके, ठीक है। तो इस ग्राउंड की वजह से जो मैजिस्ट्रेट हैं वो समन्स केस के केसेस में अगर 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन को रुकवा देंगे अनटिल एंड अनलेस जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर सके कि हमारे पास स्पेशल रीजंस हैं एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इट इज नेसेसरी दैट द इन्वेस्टिगेशन शुड बी continued beyond the period of 6 months। मतलब पहले तो मैजिस्ट्रेट एक ऑर्डर पास करेंगे अगर 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई समन्स केस की कि अब आप इन्वेस्टिगेशन रोको और जो बाकी सीरियस ऑफेंसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान दो, ठीक है। लेकिन वो ऐसा कहते हैं नहीं भाई ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, देखिए हमने ये डेवलपमेंट की है इस केस में एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ दीज डेवलपमेंट्स प्लीज अलाउ अस टू फर्दर इन्वेस्टिगेट द मैटर। तो वहाँ पर मैजिस्ट्रेट जो है वो अलाउ कर सकते हैं, मतलब मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है यहाँ पर, ठीक है। Subsection 6, where any order stopping further investigation into an offence has made under subsection 5, the sessions judge may, if he is satisfied on an application made to him or otherwise that further investigation into the offence ought to be made, vacate the order made under subsection 5 and direct further investigation to be made into the offence, subject to such directions with regard to bail and other matters as he may specify। अब suppose subsection 5 के अंदर 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुई तो मैजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास किया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन उस मैटर में करने से पुलिस ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव मशीनरी को रोक दिया। उन्होंने मैजिस्ट्रेट को मतलब बोला भी कि हमारे पास रीजंस हैं कि 6 महीने के आगे भी इसकी इन्वेस्टिगेशन को करना चाहिए, मैजिस्ट्रेट तब भी सेटिस्फाई नहीं हुए, तो फिर वहां पर एक प्रकार का अपील है, एक अपील है एग्जीक्यूटिव मशीनरी का कि वो सेशंस जज को अप्रोच कर सकते हैं। किसको अप्रोच कर सकते हैं? दे कैन अप्रोच द सेशंस जज, और सेशन जज के पास यहाँ पे डिस्क्रिशन है इफ ही सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम और अदरवाइज दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस
ought to be made, vacate the order made under subsection 5। वो अगर चाहें तो सबसेक्शन 5 का जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर पास किया गया इन्वेस्टिगेशन रोकने का, उसको खारिज कर सकते हैं, ठीक है। और द सेशन जज कैन डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर, ठीक है, सब्जेक्ट टू सच डायरेक्शंस विद रिगार्ड टू बेल एंड अदर मैटर्स एज ही में स्पेसिफाई। बहुत ज़्यादा डेल्व करने की जरूरत नहीं सबसेक्शन 5 और 6 में, बस इतना ध्यान रखिएगा कि सबसेक्शन 5 में जो टाइम पीरियड है जिसमें आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है ऑफ ए समन्स केस इज 6 months। ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसेक्शन 6 में अगर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखना है लेकिन मजिस्ट्रेट इसके लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आप अपील कहाँ पे डालेंगे? आप अपील डालेंगे बिफोर द सेशन जज, और उनके पास भी डिस्क्रिशन होगा। ये नहीं कि मैंडेटरली वो अलाउ कर देंगे, हाँ ठीक है आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करो क्योंकि आपने एक एप्लीकेशन हमारे सामने फाइल कर दी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने वर्ड्स में इसको लिख लीजिएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दे रहा कि अब सपोज अगर सेशन जज ने भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज उनके पास भी डिस्क्रिशन है यहाँ पर, वो चाहे तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और वो चाहें तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सेशन जज ने भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो आप चाहें तो सेक्शन 482 को इन्वोक कर सकते हैं। ये मैं आप पे छोड़ रहा, ठीक है। सेक्शन 482 किस बारे में बात करता है, किसकी पावर्स को उसमें बताया गया है, प्लीज़ अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ यही बता दीजिएगा कि सेक्शन 482 का करस्पॉन्डिंग प्रोविजन क्या है इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। सो काफ़ी टाइम लग गया इसको कंप्लीट करने में, बट स्टिल सेक्शन 167 की लैंग्वेज को हमने कवर कर लिया। अब आइए कुछ केस लॉज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्रांट ऑफ पुलिस कस्टडी से रिलेटेड केस लॉ को डिस्कस करते हैं। ग्रांट ऑफ पुलिस कस्टडी का यहाँ पे मतलब क्या है कि जब आप सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आपने विद इन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया है और आपको फर्दर इंट्रोगेट करना है उस मैटर में, और आप चाहते हैं कि डिटेंशन को इंक्रीज करवाया जाए, तो ऐसे केस में आपको मैजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब वहां पर पुलिस कस्टडी कब ग्रांट की जाएगी, इसके रिगार्डिंग सत्यजीत वल्लू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात ने डिस्कस किया था। इट इज ऑफ 2014 सुप्रीम कोर्ट। इट सेज Herein the Supreme Court observed that after the accused is produced before the magistrate under section 167 of CRPC, the magistrate should not grant police custody automatically and police custody should be seen as an exception. The custody granted to police of the accused should not be mechanical but there must be some reason attached to it. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 1, तो ऑटोमेटिकली आपको पुलिस कस्टडी ग्रांट नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको पुलिस कस्टडी ग्रांट करनी भी है तो फॉर दैट यू हैव टू गिव रिकॉर्डेड रीजंस। अगर आपको 167 की लैंग्वेज याद हो तो मैंने आपको बताया था, ये देखिए सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 को अगर हम लोग साथ में पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आप पुलिस कस्टडी ग्रांट कर रहे हैं तो यू हैव टू गिव अ रीजन, यू हैव टू प्रोवाइड रीजन फॉर द सेम, और वो रीजन किसके पास भेजा जाएगा, बिफोर द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को रीजंस भेजे जाएंगे कि हमने पुलिस कस्टडी क्यों ग्रांट की है। अगर पुलिस कस्टडी ग्रांट की गई है बाय एनी अदर मैजिस्ट्रेट अदर देन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं रिलेटेड टू सेक्शन 167 सबसेक्शन 3 एंड 4, ठीक है। अब राइट टू डिफॉल्ट बेल से रिलेटेड केस लॉस को डिस्कस करते हैं। उदय मोहन लाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2001 सुप्रीम कोर्ट। In this case, the Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act 1999 was impugned. ठीक है, विवादित था ये एक्ट यहां पर, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट। Herein the court, after interpreting the impugned act, came to the conclusion that section 167 have no application on the MPID Act. ये जो आपका एक्ट है ना MPID, तो कोर्ट ने जब इस एक्ट को इंटरप्रेट किया तो उन्होंने कोर्ट मतलब जो मैजिस्ट्रेट है, जब उन्होंने इस एक्ट को इंटरप्रेट किया तो ही केम टू द कंक्लूजन कि सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी का कोई एप्लीकेशन नहीं है ऑन द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट 1999। इसका मतलब क्या है, अब ये जो आपका सेक्शन 167 है यहां पर डिटेंशन के रिगार्डिंग बात किया जाता है। इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द एक्यूज्ड टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ठीक है। अब सपोज अगर आप सेक्शन 167 की एप्लीकेशन ही हटा देते हो
किसी एक्ट से, तो वहां पर क्या होगा, जो एक्यूज्ड का इनडिफीजिबल स्टैट्यूटरी और फंडामेंटल राइट है कि विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, वो तो डिफीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा। द एक्यूज फाइल्ड एन एप्लीकेशन, अच्छा इसमें केस को पहले और समझ लेते हैं। द एक्यूज फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट बेल ऑन 91st डे। द सेम वाज रिजेक्टेड एज द कोर्ट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट सेक्शन 167 हैव नो एप्लीकेशन ऑन द इम्प्यून्ड एक्ट। अब देखिए, हमने ये पढ़ा था ना कि अगर सेक्शन 167 के अंदर 60th और 90th डे एक्सपायर कर जाए तो 91st डे से एक्यूज के पास राइट आ जाता है डिफॉल्ट बेल का, चाहे वो ऑफेंस बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो, डजेंट मैटर, एक्यूज के पास डिफॉल्ट बेल का राइट आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि 91st डे को एक्यूज अपना बेल एप्लीकेशन फाइल करता है, बट मैजिस्ट्रेट उसको रिजेक्ट कर देते हैं ऑन दिस ग्राउंड कि जो सेक्शन 167 है उसका कोई भी एप्लीकेशन नहीं है ऑन द एमपीआईडी एक्ट। बेसिकली बेस्ड ऑन दिस एक्ट एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड। ठीक है, एमपीआईडी एक्ट के बेस्ड पर एक्यूज को अरेस्ट किया गया था। ठीक है, और जब 91st डे को उसने बेल एप्लीकेशन फाइल की, अपने स्टैट्यूटरी राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल को एक्सरसाइज करने की कोशिश की, तो कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 167 का तो कोई एप्लीकेशन है ही नहीं एमपीआईडी एक्ट पे, तो आप इस अपने स्टैट्यूटरी राइट को एक्सरसाइज कर कैसे रहे हो। ठीक है, फीलिंग एग्रीव्ड द एक्यूज वेंट फॉर अपील एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील चार्जशीट वाज फाइल्ड। अब क्या हुआ, जब मैजिस्ट्रेट ने डिफॉल्ट बेल के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया तो एक्यूज चला गया अपील पे सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, और जब अपील चल रहा था, जब अपील का टाइम फ्रेम चल रहा था, तो उसी बीच में चार्जशीट सबमिट हो गई। और हमने ये चीज़ पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने ये चीज़ पढ़ा था कि अगर चार्जशीट सबमिट हो जाए तो फिर उसके बाद जो एक्यूज्ड होता है उसको कस्टडी में ही रखा जाता है, दैट इज जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 309, क्योंकि चार्जशीट के बाद इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के साथ ट्रायल कमेंस हो जाता है। ठीक है, तो अब चार्जशीट सबमिट हो गए तो अब तो ऑब्वियस सी बात है उसको बेल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर आगे देखते क्या है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 167 सीआरपीसी अप्लाइज ऑन द इम्प्यून्ड एक्ट एंड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि सेक्शन 167 जो है वो एमपीआईडी एक्ट पर अप्लाई होता है, और साथ ही साथ ये ऑब्जर्वेशंस थी। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, अ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन शुड बी अडॉप्टेड व्हाइल इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी 1973 इन लाइट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। देयरफॉर अ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन शुड नॉट बी अडॉप्टेड व्हाइल इंटरप्रेटिंग सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 सो एज टू डिफीट द राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल ऑफ द एक्यूज्ड। सीआरपीसी और बीएनएसएस को हम एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देते हैं। अगर किसी सेक्शन में कोई बात कही गई है जो सेक्शन के पर्पस को डिफीट कर रहा है, तो हम लैंग्वेज को फॉलो करने के बजाय उसके पर्पस को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब सेक्शन 167 का पर्पस क्या है कि जो एक्यूज्ड है उसको इलीगली डिटेन करके ना रखा जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सेक्शन 167 की एप्लीकेशन को हटा देते हो किसी एक्ट से, तो वहां पर आप ये पता कैसे लगाओगे कि डिटेंशन जो थी वो लीगल थी कि इलीगल थी। अब वो किसी भी एक्ट के अंदर डिटेंशन दी गई हो, किसी भी कोड के अंदर डिटेंशन दी गई हो, इट डजेंट मैटर, बट वो डिटेंशन लीगल थी कि इलीगल थी ये तो आपको पता सेक्शन 167 के अंदर ही चलेगा ना। तो आप एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करो और क्या कहते हैं, सेक्शन 167 की जो एप्लीकेशन है उसको एमपीआईडी एक्ट पर लगाओ। Second, it is the duty of the accused to move the application for default bail after the conclusion of 60 or 90 days time period. Without such an application, default, it's not mail, it's bail. Default bail should not be granted. इसका मतलब ये है कि जब 60th और 90th डे एक्सपायर कर जाएगा, ये कहाँ पे है, सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 के अंदर प्रोवाइडेड है 60th और 90th डे का जो बात की गई है। ठीक है, मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है बाय द वे। हाँ, तो यहाँ पर ये कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आपका 60th और 90th डे का टाइम पीरियड दिया गया है, उसके एक्सपायरेशन के बाद एक्यूज्ड को डिफॉल्ट बेल तभी मिलेगा अगर उसने एक एप्लीकेशन दिया हो, मतलब इफ ही हैड मेड एन एप्लीकेशन फॉर द सेम। थर्ड, इट इज द ड्यूटी अपॉन द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दैट ही शुड फोर्थविथ डिसाइड द एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट बेल एंड पास अ फॉर्मल बेल ऑर्डर। इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर डिफॉल्ट बेल का एप्लीकेशन सपोज 91st डे को दिया गया है, तो 91st डे को ही बेल एप्लीकेशन को आपको डिसाइड करना पड़ेगा। किसको, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को 91st डे पे ही बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करना पड़ेगा। फोर्थ,
after the magistrate passes the bail order, the accused is obligated to furnish bail. That is, he has to furnish the security and surety. If he does not do so in a time-bound manner, then he will continue to be in custody in accordance with explanation 1 of section 167 subsection 2. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब आपको बेल दिया जाता है तो आपको किसी प्रकार की श्योरिटी या फिर सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है. ठीक है, अगर आप वो श्योरिटी या सिक्योरिटी को फर्निश नहीं कर पाते इन अकॉर्डेंस विथ एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 167 सबसेक्शन 2, तो वहां पर क्या होगा, आपकी कस्टडी को अगेन बढ़ा दी जाएगी इन द जुडिशियल कस्टडी. फिफ्थ, इफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैज erroneously rejected the bail application and to challenge the same, the accused went for appeal. Then, if the charge sheet is filed while the appeal is pending, the right to default bail will not be defeated. Here, the error is on the part of the magistrate and not the accused. अब देखिए, 60th और 90th डे एक्सपायर कर गया. ठीक है, अब इसके एक्सपायरेशन के बाद एक्यूज्ड के पास ये राइट आ जाता है कि वो डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसके बाद उसको ना जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा ना ही पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा. ठीक है, अब जब उसने अपने राइट को एक्सरसाइज किया और मैजिस्ट्रेट ने गलती से, गलत तरीके से, erroneously उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, और जो एक्यूज्ड है उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, और उस बीच में अगर चार्जशीट फाइल हो भी जाती है, इट विल नॉट डिफीट द इनडिफीजिबल राइट ऑफ द एक्यूज टू बी प्रोवाइडेड विद द बेल. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर चार्जशीट सबमिट हो गई है आफ्टर द बेल एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड एंड द सेम वाज रिजेक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो उसका राइट था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है, वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है इवन दो अगर चार्जशीट सबमिट कर भी दी गई हो तो. क्लियर है, ये आपका एक मैक्सिम है, इसको याद कर लीजिएगा. एक्टिस क्यूरे नेमिनम ग्रेविबिट, इट सेज एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन. ठीक है, ये कॉमा यहाँ पे नहीं होगा कि कोर्ट के एक्ट की वजह से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. अगला केस है संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. जी हाँ, ये आपके वही संजय दत्त है, मुन्ना भाई वाले. ठीक है, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड 1994 सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड, आपको याद है ना वो जब संजय दत्त को टेररिस्ट माना गया था, उनको जेल में रखा गया था, ये उसी के रिगार्डिंग केस है. The court observed that it is essential that the court should inform the accused about his indefeasible right of default bail. The judicial magistrate has to inform and decide the application of default bail forthwith, that is on the same day. अब 61st और 91st डे को कोर्ट की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक्यूज्ड को इन्फॉर्म करें कि अब आप अपने बेल के राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं. और अगर डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन को फाइल किया गया है बिफोर द मैजिस्ट्रेट तो उसको फोर्थविथ डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा बाय द मैजिस्ट्रेट. ये नहीं है कि 91st डे को अगर बेल एप्लीकेशन मूव की गई है तो मैजिस्ट्रेट 92nd डे को बेल एप्लीकेशन को एंटरटेन करें. ठीक है, Nirala Yadav versus Union of India through Central Bureau of Investigation 2014 Supreme Court. The court held after the completion of 60 or 90 days, the accused has to move an application for default bail under section 167 subsection 2 and the judicial magistrate has to decide the application on the same day. Same बात कही गई है संजय दत्त वाली कि जिस दिन एप्लीकेशन को मूव किया जाएगा उसी दिन एप्लीकेशन को एंटरटेन करना है. आप एप्लीकेशन की हियरिंग को नेक्स्ट डे के लिए नहीं कर सकते. ठीक है, क्लियर है आपको ये सारे केस लॉस. होप आपने नोट्स बनाए हो, ये सारे के सारे केस लॉस को आपने मेंशन किया हो. सो आई नो सेक्शन 167 बहुत बड़ा हो गया, बट साथ ही साथ कितना इंटरेस्टिंग सेक्शन भी है ये भी देखिए. इसके एस्पेक्ट्स जो इसका है वो कितना बड़ा है, कितने सारे सेक्शन से रिलेटेड है. ठीक है, सो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंक्लूड करेंगे सेक्शन 167 की डिस्कशन को. इसमें कुछ और भी पार्ट्स हैं जिसको मुझे डिस्कस करना है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा. कुछ केस लॉज हैं एंड साथ ही साथ सेक्शन 183 जो आपका है इसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन उसको भी डिस्कस कर, आई एम सो सॉरी, सेक्शन 187 जो आपका है जो इसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है उसको भी डिस्कस कर लेंगे ऑफ BNSS. ठीक है, एंड इसके बाद या तो मैं नेक्स्ट सेक्शन को शुरू करूंगा, अभी मैं डिसाइड नहीं किया हूँ, या फिर मैं अरेस्ट के जो BNSS के करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है उनको मैं चालू कर दूंगा. सो टिल देन थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.